नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि सर, आज एक नए ओपिनियन पोल की चर्चा हम करेंगे और यह ओपिनियन पोल एनडीए को भी झटका देता दिखाई पड़ रहा है और जेडीयू को तो बहुत ही बड़े नुकसान की ओर ले जाता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही लालू यादव की दोनों बेटियां इस ओपिनियन पोल के हिसाब से चुनाव हार रही हैं और पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव जीत रहे हैं। तो ओपिनियन पोल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, अब झंझारपुर में उम्मीद थी ही कि जब बीआईपी ने टिकट दिया सुमन महासेठ को तो गुलाब यादव शांत नहीं बैठेंगे, तो वे भी मैदान में आ गए हैं। उधर देखिए, भागलपुर में भी परिवर्तन दिख रहा है। बुलो मंडल, जो पूर्व सांसद आरजेडी के साथ रहे, आरजेडी के सांसद रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसकी बात भी करेंगे। देखिए, देवेंद्र यादव ने इस्तीफा दे ही दिया है। आज हिना साहब ने, शहाबुद्दीन की पत्नी ने कन्या पूजन किया सिवान में, चुनाव लड़ रही है निर्दलीय। और लालू यादव पहुंच गए सारण। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का काम शुरू किया है सारण से, जहां रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करें नए ओपिनियन पोल की। यह नया ओपिनियन पोल टीवी9 पोलस्टैट का है। देखिए, इसके पहले एबीपी सी वोटर का आया, उसने भी कहा कि बिहार में 40 में 40 सीटें एनडीए नहीं जीतेगी। बिल्कुल 33 और 7 बताया गया कि 33 सीटें एनडीए जीतेगी और 7 सीटें जो है वह इंडिया ब्लॉक जीतेगा। लेकिन अब टीवी9 पोलस्टैट कह रहा है कि सिर्फ 31 सीटें बिहार में एनडीए को मिलने जा रहा है। तो इसका आशय स्पष्ट है, 40 में 40 नहीं, 40 में 39 नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है ओपिनियन पोल्स में कि 40 में 31 या 40 में 33 ही? देखिए, जो ज्ञानेश्वर जी आप बराबर इस बात को कहते रहते थे कि जो जेडीयू का जो वोट है या भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, मतदाता है, वह नहीं चढ़ रहा है जी। तो यह कहीं ना कहीं इसमें दिखाई पड़ रहा है। जो अगर यदि टीवी9 पोलस्टैट की हम लोग बात कर रहे हैं तब, तो वो वही इस पर आपकी बात पर मुहर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरह का मतलब जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी के साथ जाता दिखाई पड़ रहा है जी, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक वह जेडीयू के साथ जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये तो चिंता की बात हुई ना नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल चिंता की बात है। इसीलिए जो है आप देखिए कि 8 सीट आपको जो है नहीं, यदि हम संख्या की बात कर लें, देखिए टीवी9 पोलस्टैट ओपिनियन पोल कहता है कि 40 में 31 सीटें एनडीए को हासिल होगी। बिल्कुल। तो एनडीए में किन्हें किन्हें, देखिए हम इंडिया ब्लॉक की बात बाद में करेंगे। तो इसका कहना है कि बीजेपी 17 में 17 सीटें जीतेगी, मतलब 100% स्ट्राइक रेट होगा। और इसके बाद जेडीयू बिल्कुल सिर्फ 8 सीटें जीतेगी, मतलब 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में 16 सीटें इनके पास थी, अब सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत मिलेगी, 50%। तो इससे बड़ा नुकसान, और यदि सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिल रही है तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर तो बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, एकदम सहमत हैं। और निश्चित रूप से जो अब एनडीए इतनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का टारगेट बिहार में 40 में 40 जीतना, वैसी परिस्थिति में इतना बड़ा जोल्ट, इतना बड़ा झटका यदि लग रहा है, जेडीयू 50% पर ही आ रही है, 8 ही सीट पर जीत रही है, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा ज्ञानेश्वर जी। और जो बात आपने कही वह बात को, यह इससे बड़ा प्रमाण अब नहीं कुछ मिलेगा। निश्चित रूप से यह बड़ी बात है। ये तो देखिए, जेडीयू की यदि हम कंफर्म सीटें माने जहां जीतने की पूर्ण संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं देखिए नालंदा में दिखाई पड़ती है। मधेपुरा, जो रोम पोप का मधेपुरा गोप का, वहां जेडीयू जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। सुपौल में जेडीयू जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। झंझारपुर में जेडीयू जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। गोपालगंज में जेडीयू जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये टीवी9 पोलस्टैट करा सिर्फ 8 सीटें आएंगी। बिल्कुल, तो यह तो बिल्कुल सन्नाटे को चीरती हुई, और मतलब संभल जाना होगा बिल्कुल कि नीतीश कुमार का भविष्य इसके बाद बीजेपी भी समझेगी कि किस काम के लायक रहे, और नीतीश कुमार को लगेगा कि हमने तो वोट दिला दिया लेकिन बीजेपी ने वोट नहीं दिलाया। देखिए, जिस उम्मीद से नीतीश कुमार के साथ फिर से गलबहियां भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो बीजेपी को फायदा तो हो गया। बीजेपी को फायदा, हाँ,
हो गया, लेकिन यह जो बीजेपी के वोटर ने नीतीश कुमार को माफ नहीं किया। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी जो पॉलिटिकल कैरियर है, हाँ। वह भी कहीं ना कहीं अब दायरे में आ जाएगा, अगर यदि ये TV9 का हम लोग ये यदि माने तो। तब देखिए, मैंने कहा ना कि भागलपुर में ही यह दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी वाले मन से जेडीयू उम्मीदवार की मदद नहीं कर रहे हैं और फायदे में कांग्रेस के अजीत शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये मदद नहीं, और क्यों मदद नहीं कि सीट छुड़ाना है। कटिहार की चर्चा भी हम लोगों ने की। तो देखिए, जेडीयू को 8 सीटें, एलजेपी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है TV9 पोलस्टेट ओपिनियन पोल में। एबीपी सी वोटर ने कहा था कि चिराग पासवान सभी 5 की 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन यहाँ 1 सीट का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। 5 पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीतेंगे 4 पर ही। तो हाँ, तो चिराग पासवान को भी यह तलाशना होगा कि कौन सी सीट हम हार रहे हैं। जमुई में पहले चरण का चुनाव है। देखिए, TV9 पोलस्टेट कह रहा है कि जीतन राम मांझी चुनाव जीत रहे हैं। एबीपी सी वोटर ने भी कहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी काराकाट में TV9 पोलस्टेट ओपिनियन पोल चुनाव जिताता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वे जीत रहे हैं। यहाँ मुकाबला राजाराम कुशवाहा से है, पवन सिंह भी आ गए हैं, किरण प्रभाकर भी आ रही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को सुकून मिला होगा कि एक नया ओपिनियन पोल इसमें उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए, कुशवाहा के बड़े नेता हैं और काराकाट से खबरें आ रही कि कुशवाहा उनके साथ हैं। अब पवन सिंह के आने के बाद राजपूत क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ये तो स्थिति हुई 31। और देखिए, आरजेडी के लिए तो सुकून की खबर है। सुकून की खबर यह है कि आरजेडी 0 से आगे जाकर 7 सीटों पर पहुंच रही है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उनकी दोनों लालू प्रसाद की दोनों बेटियां रोहिणी आचार्य सारण में और मीसा भारती पाटलिपुत्रा में चुनाव हारती हुई दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ा चिंता हाँ, ठीक है, बेटियां हार गई, लेकिन 2019 में जो बेइज्जती हुई थी, नीलबट्टा सन्नाटा हो गए थे, वह तो इस बार नहीं होगा। इस बार नहीं होगा। हाँ, इस बार इनको राहत की सांस मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो आरजेडी को जो सीट में जो बढ़त हुई, तो वह 0 से बढ़ करके आगे बढ़ा इनका खाता। लेकिन ये दोनों बेटियां जो हारी, और लालू प्रसाद यादव कैंप भी कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी जो आप बता रहे हैं कि सारण में जाकर के कैंप करना, वो रूडी के खिलाफ लगे, बिल्कुल कैंप कर दिया है। तो ये उसके बावजूद हारेंगे जो आपका TV9 पोलस्टेट कर रहा है। एबीपी सी वोटर ने कहा था कि देखिए, अररिया में आरजेडी जीत रहा है, पाटलिपुत्रा में आरजेडी जीत रहा है, औरंगाबाद में आरजेडी जीत रहा है, बक्सर में आरजेडी जीत रहा है। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, 7 सीटें हम तो तेजस्वी यादव के लिए फायदा ही कहेंगे। बिल्कुल कि भाई 7 सीट मिल रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन भले उनकी दोनों बहन हार जाए। दोनों बहन हार जाए, बिल्कुल। और लेकिन एक झटका यह भी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव जीत रहे हैं। यह बता रहा है, ये बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये उनका एक्सेप्टेंस पप्पू यादव का, तमाम कवायद, तमाम प्रयास के बावजूद बीमा भारती को लालटेन थमाया गया, पाला बदल कराया गया, फिर भी जो है सो पप्पू यादव वहां से रेस में निकले, सबको पछाड़ते हुए। यह बड़ी बात है, ये कह रहा है, ये TV9 पोलस्टेट का। लेकिन सिवान में अब देखिए, जीत कौन रहा है, आरजेडी जीत रहा है कि जेडीयू जीत रहा है, यह नहीं पता। लेकिन इसे माने तो हिना साहब चुनाव नहीं जीत रही है TV9 के हिसाब से। हाँ, ठीक है ना। अब देखिए, लेफ्ट को एक भी सीट नहीं आ रही है, वीआईपी के मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं आ रही है। तो ये तो ओपिनियन पोल का डिस्कस, जो ये नया ओपिनियन पोल आया है। और कांग्रेस को लेकिन एक है, हाँ, कांग्रेस को किशनगंज सीट आ रही है। तो देखिए, 7 और 1 8 हुआ, और एक निर्दलीय पप्पू यादव, तो 31 और 9। अब देखिए, हम आगे चलते हैं, 40 हो गया। 40 हो गए। अब चलिए, चुनावी चर्चा में आगे हम चलते हैं झंझारपुर। झंझारपुर में पहले यह खबर आई कि गुलाब यादव को टिकट दिया जा रहा है रामप्रीत मंडल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अंत में टिकट नहीं मिला। सुमन महासेठ को टिकट मिल गया, लेकिन गुलाब यादव भी रवि सर आज मैदान में आ गए, बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हाथी पर सवार। हाँ, हाथी पर सवार हो गए। तब तो सुमन महासेठ का बैंड बज जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से सुमन महासेठ का बैंड ऐसे भी बजेगा जी, और क्योंकि वहां पर सुमन महासेठ, देखिए, रामप्रीत मंडल के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लोग विरोध में हैं, लेकिन विकल्प
नहीं है। हाँ, विकल्प जब बिखराव हो रहा है, वोटों का बंटवारा हो रहा है, सुमन महासेठ लड़ेंगे, गुलाब यादव भी लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? वही हम बता। और अभी देखिए वो जो दिखा रहा है TV9 पोल स्टेट, वो वीआईपी को कोई सीट नहीं दिखा रहा है। नहीं, जी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पर झंझारपुर में कैंडिडेट मजबूत नहीं है और गुलाब यादव का खड़ माने हाथी पर सवार हो जाना, तो यह कहीं न कहीं वो जेडीयू के लिए फायदेमंद हो गया। जेडीयू के लिए फायदेमंद हो गया। जेडीयू के लिए वो सिटिंग जो एमपी है उनके लिए फायदेमंद हो गया झंझारपुर। तो वह अब रेस में सुमन महासेठ वहां पर नहीं दिखाई पड़े, अभी नहीं दिखाई। लेकिन देखिए चुनाव प्रचार में भी बहुत वक्त है, यह भी देखना होगा कि भाई यदि तेजस्वी यादव मेहनत करते हैं, मुकेश सहनी मेहनत करते हैं और झंझारपुर में जनता यदि यह कबूल कर लेती है कि विपक्ष के उम्मीदवार सुमन महासेठ ही हैं, तो फिर हवा बदल भी सकती है। तब हवा बदलेगी। हाँ, हवा बदल भी सकती है। बिल्कुल। गुलाब यादव को भी देखिए, गुलाब यादव वहां ताकतवर है, उन्होंने अपनी पत्नी को विधान पार्षद बनवाया, अपनी बेटी को जिला परिषद का चेयरमैन बनवाया, लेकिन अब झंझारपुर की जनता जो रामप्रीत मंडल के खिलाफ दिख रही है, तो यह देखना होगा कि भाई वहां वह विपक्ष का उम्मीदवार मानती किसे है। हाँ, तभी जो है सो तभी मालूम होगा। तभी मालूम कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है या त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो रामप्रीत मंडल को लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। तो ये तो बात। देखिए आज रामनवमी का दिन, रामनवमी की शुभकामनाएं भी हम अपने सभी दर्शकों को देते हैं। लेकिन सिवान से खबर आई, हिना साहब ने आज रामनवमी के दिन कन्या पूजन की। यह राजनीतिक पैतरा है या साहबुद्दीन पहले से ऐसा करते आए हैं? नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, साहबुद्दीन इस तरह से कन्या पूजन या इस तरह से वो नहीं करते थे। उनके साथ में आप भी थे, हम भी थे, वो भी, सब लोग सवर्ण समाज के तमाम लोग उनके साथ। मतलब हिंदू मुस्लिम वाला कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम वहां पर नहीं था। हिना साहब अब किस सोच से ऐसा कर रही है वो तो हिना साहबुद्दीन के बारे में लोग कहते हैं कि वो जितने अच्छे तरीके से कुरान जानते थे, उतना ही अच्छे तरीके से गीता भी जानते थे, रामायण भी जानते थे और बाइबल भी जानते थे। बिल्कुल जी। तो यह देखिए हिना साहब, बाकी उनका क्या रिकॉर्ड रहा है सबको पता है। हाँ, लेकिन धर्म के प्रति और धर्म के विभाजन पर वो विश्वास नहीं करते। बिल्कुल वो उससे अलग, वो उनका चरित्र था वो उस मामले में, और सबको समान रूप से ये करते थे, जिसमें कहीं कोई हिंदू मुसलमान का तफरका उनके लिए नहीं था। लेकिन हिना साहब आज जो कन्या पूजन, तो यह भी कन्या पूजन करना भी कोई ये नहीं है। कन्या पूजन तो उस हिना साहब भी बहुत सॉफ्ट है इस मायने में, और हिना साहब का कन्या पूजन करना उनके चाहने वालों की ओर से होगा कि भाई कन्या पूजन कर दीजिए, तो वो कन्या पूजन करने चली गई। कन्या पूजन करने चाहिए, इसका असर चुनाव में दिखेगा। हाँ, निश्चित रूप से दिखेगा। हिना साहब निर्दलीय लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है उनका सीवान में, और तमाम समाज के, सारे सवर्ण समाज के लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो इस बात के लिए तो आप इनकार नहीं कर सकते कि ज्ञानेश्वर जी की हिना साहब मजबूती से। लेकिन देखना होगा कि जब मोदी पहुंचेंगे, जो आप सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, मोदी पहुंचते हैं तो क्या संदेशा दिया जाता है? क्या संदेशा होता है? पप्पू यादव तो फ्यूज होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हिना साहब के साथ क्या वही जो जिस तरीके की पप्पू यादव स्थिति, तो यह देखने की बात होगी। आज लालू यादव निकले और कैंप कर गए सारण में, रोहिणी आचार्य को जिताना है। लालू यादव स्वयं भी सारण से सांसद रहे हैं, उनकी बिटिया कह रही है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जैसे पापा ने सेवा की वैसे ही बहन रोहिणी भी सेवा करेगी, लालू करे बिटिया रोहिणी भी सेवा करेगी। तो लालू यादव के जाने का कितना लाभ होगा और क्या नुकसान भी हो सकता है? क्या कुछ बोल दिए तो? हाँ, देखिए लालू यादव वहां पर जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, ठीक है, वह बहुत अच्छी बात है कि एक ने, उनकी बेटी ने किडनी दिया और किडनी लेने वाले पिता भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा मैसेज भी है, इसमें कहीं कोई, लेकिन उनको थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। उपचुनाव में याद है ना? हाँ, इसीलिए उल्टा पुल्टा अगर यदि बोल दिए तो वो डैमेजिंग हो जाएगा बिटिया के लिए, जो बिटिया ने इतना बड़ा काम किया उनके लिए भी, बिटिया के लिए डैमेज हो जाएगा। इसलिए अपने आप को, उनकी जुबान पर लालू प्रसाद यादव को नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी वहां पर वो फाइट दे सकेंगे। क्योंकि राजीव प्रताप रूडी भी छोटे खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल, वो भी बड़े और मजे हुए खिलाड़ी, उनका भी हर एक चीज बड़ा ठोक बजा के होता है रूडी का। चलिए, तो देखिए हमने सारण की बात कर ली। आज बुलो मंडल ने फैसला कर लिया, भागलपुर के पूर्व सांसद ने, कि वे जेडीयू में शामिल हो गए। आरजेडी के नेता हैं, भागलपुर में ताकतवर रहे हैं, लेकिन आरजेडी से दूर दूर चल रहे थे, टिकट भी नहीं मांगा था। और जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर पहुंचे थे भागलपुर, तब भी दूर रहे थे। बुलो मंडल को ले आए नीतीश कुमार अपने साथ, अशफाक करीम को लाया था अभी कटिहार में। बुलो मंडल को लाने से कितना फायदा मिलेगा अजय मंडल को?
देखिए निश्चित रूप से बोलो मंडल के आने से वहां पर जेडीयू का फिर वहां पर मजबूत हो जाएगा। और देखिए यही बोलो मंडल आपको ज्ञानेश्वर जी यही शाहनवाज हुसैन को हराए थे। हाँ, 2014 में मोदी लहर में जी। तो यह उनकी पकड़ है वहां पर बोलो मंडल की, और निश्चित रूप से जेडीयू कैंडिडेट के लिए फायदा हो जाएगा इधर जो आएंगे तो। और यह पिछले कुछ दिनों से माने कहें लंबे समय से ये नाराज भी चल रहे थे। हाँ, ये आरजेडी से नाराज चल रहे थे। कहीं ना कहीं इनको टिकट से माने जो सिटिंग गेटिंग वाला जो मामला है तो उसमें नहीं, तो वो इसके चलते। लेकिन एक बात कही जाती है ना कि भागलपुर में अजय मंडल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। गोपाल मंडल किस तरीके से नाराज थे। और भागलपुर में यह शिकायत है लोगों की कि 2019 के चुनाव के बाद वहां जाम ऑर्गेनाइज हो गया है और वहां पॉलिटिकल वसूली की बहुत चर्चा होती है कि हर स्तर पर वसूली है। इससे लोग परेशान हैं। बिल्कुल जी। देखिए तो अब बोलो मंडल और गोपाल मंडल जो आप बात कर रहे हैं, तो गोपाल मंडल भी तो उस गंगोता ही हुए। हाँ, गंगोता हुए जी। तो वो वहां पर निश्चित रूप से आप जो दिखाई पड़ रहा है, जो आप बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उसका तो हाई है बात वहां पर जी। चलिए तो देखिए ये बात हुई। आज देवेंद्र यादव ने फाइनली इस्तीफा दे दिया राजद से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। उन्होंने कहा था कि देखिए टिकटों का व्यवसायीकरण हो रहा है, मतलब साफ साफ कहा था कि टिकट बिक रहे हैं। झंझारपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इतने नाराज हुए कि पप्पू यादव का चुनाव प्रचार करने चले गए। 5 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। देवेंद्र यादव के इस्तीफे से कोई असर पड़ने वाला? देखिए देवेंद्र यादव ने जो स्टैंड लिया मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े रहे, और वह उतना ही नहीं, हिना साहब के लिए भी उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी कि हम जाके उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और जो टिकटों के बारे में बताया कि टिकट जैसे खुलेआम कोई कार्यकर्ता को नहीं दिया जा रहा, इधर उधर दिया जा रहा है, तो यह नाराजगी थी। तो यह मैसेज वो आज से पहले कि आरजेडी उनको हटाता, वह स्वयं इस्तीफा कर दिए। तो यह एक बड़ा दिल दिखा करके काम उन्होंने किया है और अपने नेतृत्व को आईना भी दिखाने का काम किया है कि जो लंबे समय से जुझारू आपके साथ में कार्यकर्ता रहे, उनको नहीं दे करके आप बाहर से आयातित को आप दे रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं के मन और मिजाज को पढ़ करके वो बात कहे हैं। तो इससे पहले इस्तीफा दिया तो निश्चित रूप से कई सीट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यादवों में तो उनका ऐसा नहीं है कि यादव के वो बड़े नेता में वो केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्र पार्टी के नंबर 2 का ओहदा पर। लेकिन पिछले बार चुनाव लड़े थे 25,000 वोट ही आया था, सिमट गए। हाँ, लेकिन पार्टी में तो चेहरे बड़ा है और नंबर 2 का होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो पार्टी में तो नंबर 2 का होता। चलिए तो देखिए देवेंद्र यादव का इस्तीफा भी हो गया। आगे क्या होगा यह भी आपको बताते रहेंगे। रोज 8:30 बजे हम चुनावी चर्चा करते हैं। बिहार में दिन भर चुनावी शोर किस चीज का रहा यह बताते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।